हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज कवर कर चुके हैं, तो ये दो चीज़ों के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अभी थ्रोम्बोसाइट का क्या मतलब होता है, इसका नॉर्मल रेंज कितना है, प्रोसेस जिसका जो फॉर्मेशन होती है इसका वो क्या है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पे हम देखते हैं प्लेटलेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स आर टाइनी colorless non-nucleated blood cell fragments that play a vital role in stopping bleeding by फॉर्मिंग क्लॉट्स। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि हमारे जो प्लेटलेट्स है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब अच्छा, इसको इससे पढ़ने से पहले थ्रोम्बोसाइट्स हम पढ़ लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट और साइट का मतलब होता है सेल, है ना। साइट्स हम जहां पे पढ़ रहे हैं सेल होता है उसका मतलब, और थ्रोम्बो का मतलब क्या है? क्लॉट। थ्रोम्बो या थ्रोम्बस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? क्लॉट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया थ्रोम्बोसाइट का मतलब। अब अगर हम डेफिनेशन पे देखें तो प्लेटलेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टाइनी है, छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब यह है कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्लेटलेट्स जो है, एक्चुअल में प्लेटलेट्स को हम सेल कंसिडर नहीं करते हैं। वो एक एक्चुअल सेल नहीं है, एक रियल सेल नहीं है, वो सेल के टुकड़े हैं। ठीक है, अगर एक सेल को आप तोड़ दोगे तो छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में वो टूट जाएंगे। जैसे अगर ये एक सेल है और इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, तो छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, इररेगुलर शेप के। उस इररेगुलर शेप वाले फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेल है ये कोई ऐसे ही सेल नहीं है, ये है मेगा कैरियोसाइट्स। जब मेगा कैरियोसाइट्स ब्रेक हो रहे हैं उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट प्लेटलेट। आप हमेशा याद रखना, प्लेटलेट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और ये इसका वाइटल रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है प्लेटलेट का? वो है क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब वो क्लॉट कर रहा है। हमारा जहां भी कट लगता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम किसका है? प्लेटलेट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रू सेल नहीं है। ये जो मेगा कैरियोसाइट सेल होता है उसके फ्रेगमेंट से टूटे हुए, मतलब छोटे छोटे टूटे हुए फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, ओके, दे आर इरेग्युलर इन शेप, स्टिकी एंड डेलिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें लिखी है कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, एक तो ये इरेग्युलर शेप के हैं। अब देखो, ये इरेग्युलर शेप के हैं और इसी वजह से ये आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि इनका शेप क्या है? इरेग्युलर है। अगर किसी भी चीज का शेप परफेक्ट होगा, सपोज इसका शेप ऐसा है, इसका शेप ऐसा है, तो यहाँ तो गैप आ गया ना। लेकिन इनका क्या है? इरेग्युलर शेप है, जिसकी वजह से ये आपस में अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, इंटरलॉक हो पाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है? स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट एज इन जैसे ही इंजरी हुई तो ये जो प्लेटलेट्स है ये रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये जो चीज है हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्लॉट फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर ब्लड वेसल्स को देखें तो ये हमारी ब्लड वेसल है सपोज। ठीक है, और यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्लेटलेट्स कैसे एग्रीगेट होते हैं या फिर क्लॉटिंग हो कैसे रही है। तो वैसे तो क्लॉटिंग बहुत लेंदी है, पर हम इसे इजी वे में पढ़ेंगे। तो दो टाइप की क्लॉटिंग हो पाती है। ठीक है, एक होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी क्लॉटिंग, और दूसरा है परमानेंट क्लॉटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्परेरी देखते हैं। टेम्परेरी में क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स क्या है? फ्रेगमेंट्स है ना, मतलब छोटे छोटे इरेग्युलर शेप में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कभी भी कट लगता है तो सबसे पहले वहां पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं? एग्रीगेट होते हैं और वो जो ब्लड वहां से निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया टेम्परेरी। ठीक है, अब टेम्परेरी में यहाँ पे लिख लो
एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। ओके, तो ये होता है टेम्परेरी क्लॉटिंग में। अब परमानेंट क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमने हेपेरिन पढ़ा था। अब हेपेरिन, आपको पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर हेपेरिन प्रेजेंट होता है जो क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कट लगता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से हेपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो परमानेंट क्लॉटिंग में सबसे पहली चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है, हेपेरिन क्या हो रहा है, इनएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेरिन इनएक्टिव होगा तभी क्लॉट हो पाएगा, मतलब तभी ब्लड में क्लॉटिंग हो पाएगी और ये तभी खून बहना रुक पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी हो गई, ठीक है, टिश्यू इंजरी। आप, मैंने इंजरी लिखा, आप टिश्यू इंजरी लिख सकते हो। टिश्यू इंजरी होते ही सबसे पहले क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स जो है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे डेलिकेट है ना, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स टूटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स रप्चर, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या हुए, रप्चर हो गए। अब ये प्लेटलेट्स जो रप्चर हो रहे हैं, इन प्लेटलेट्स से कुछ निकलता है और वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, आपने सुना होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम के, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो फर्दर जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएंगे और क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग होनी है ब्लड की, वो नहीं हो पाएगी। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम अगर बॉडी में कम हुआ तो उसके वजह से इसका डिले हो सकता है, ये कन्वर्शन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से आगे क्लॉटिंग में दिक्कत आ सकती है, मतलब खून जो है वो बहुत डिले हो जाएगा, सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। तो कैल्शियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, हमारे बॉडी के पास एक चीज प्रेजेंट होती है वो है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेस क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसके प्रोडक्शन के लिए विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जब विटामिन के बारे में पढ़ा है तो विटामिन के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि विटामिन के इज रियली एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। तो वो अब आपको पता लग गया कि प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से बन रहा है, लीवर से, और विटामिन क्या करता है, विटामिन के हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन बनने में। तो अब आपको पता लग गया कि विटामिन के और कैल्शियम दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन अब कन्वर्ट हो चुका है थ्रोम्बिन में। अब थोड़ा अगर हम पीछे देखेंगे वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो रहा था फिब्रिन्स में, है ना। फिब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिब्रिन में। ओके, तो आप देखो किसकी हेल्प से हो रहा है, थ्रोम्बिन की हेल्प से, ठीक है। अगर आप देखोगे पहले प्लाज्मा वाली वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, क्योंकि फिब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव स्टेज पे है, ठीक है। और ये एक्टिव कैसे हो पा रहा है, थ्रोम्बिन की वजह से, ठीक है। एक्चुअल में ये पॉलीमराइज हो रहा है, मतलब फिब्रिनोजेन जो है वो पॉलीमराइज हो रहा है और क्या बन जाता है, फिब्रिन बन जाता है। इजी वे में आपको पढ़ना हो तो इनएक्टिव से एक्टिव में हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जैसे है, फिब्रिन क्या करता है, फिब्रिन ऐसे थ्रेड लाइक मेश बना लेता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रेड लाइक मेश बना लेता है। अब ये जो मेश है ये कहाँ पे बन गया, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये मेश बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, पैथोजेंस भी हैं, और हमारे डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं और उन्हें किल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये मेश के बीच में मान लो या मेश के पीछे मान लो, डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये ही दोनों चीजें, मेश, जो फिब्रिन से जो मेश बना हुआ है वो, और डेड सेल्स, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बस या फिर क्लॉट।
तो क्लॉट अगर आप क्या बोल दोगे, क्लॉट, क्लॉट क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, ये होता है फिब्रिन प्लस डेड सेल्स, ठीक है। और ये सब कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे होने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ से ब्लड बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये है क्लॉटिंग फैक्टर और ये है हमारा क्लॉट फॉर्मेशन की क्लॉट कैसे फॉर्म होता है और प्लेटलेट्स का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स बेसिकली जैसे ही इंजरी होती है, जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, जो प्लेटलेट्स है वो बहुत डेलिकेट है, ठीक है। तो हल्की सी भी इंजरी पे क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने की वजह से वो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिब्रिन हेल्प करता है खून को रोकने में, मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में कौन हेल्प कर रहा है, फिब्रिन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन। अब देखो, जैसे एरिथ्रोसाइट हमने पढ़ा था जब, तो एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। वैसे ही ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स अगर हम देखें तो थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। और जो हार्मोन हेल्प करता है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोएटिन। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना, एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोपोएसिस एरिथ्रोपोएटिन, है ना। ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोपोएसिस थ्रोम्बोपोएटिन। ये बहुत इजी हो जाएगा याद करना। अब ये थ्रोम्बोपोएटिन है, ये सिक्रीट कहाँ से होता है, लिवर और किडनी से, ठीक है। ओके, डिटेल में हम ये आगे पढ़ेंगे। ओके, अब हम नॉर्मल काउंट और लाइफ स्पैन की बात करें तो जो WBCs हैं वो थाउजेंड्स में थे। अगर हम उससे पहले जाए RBCs में तो वो मिलियंस में थे। पर यहाँ ये जो है वो लैक्स में है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। इतना हमारा नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है, ओके। आपने देखा होगा प्लेटलेट्स जो है मोस्टली डेंगू फीवर जो होता है, डेंगू फीवर में वो कम हो जाता है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया ही होगा, मोस्टली लोगों को पता ही होता है। तो इसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से याद रख लेना कि रेंज क्या है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 to 4,50,000, ठीक है। ओके, अब लाइफ स्पैन की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज इन सर्कुलेशन, ठीक है। जो सर्कुलेशन ब्लड के, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसमें 7 to 10 डेज रहता है। लेकिन मेनी प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन द स्प्लिन एंड रिलीज्ड व्हेन नीडेड। लेकिन हमारा जो स्प्लीन है, वो हमारा स्प्लीन क्या करता है, प्लेटलेट्स को भी स्टोर करके रखता है। जैसे वो ब्लड को स्टोर करके रखता है, मतलब RBCs को स्टोर करके रखता है, वैसे ही ये प्लेटलेट्स को भी स्टोर करके रखता है। और जब भी जरूरत पड़ती है तब वो बॉडी में रिलीज कर देता है, ठीक है। आपको पता ही होगा स्प्लीन जो है इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी बोलते हैं, क्योंकि हीमोलाइसिस जो होता है, हीमोलाइसिस एज इन जो RBCs का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन में, ठीक है। इसीलिए हम उसे RBCs का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर जो ये रेंज है ये अगर ऑल्टर हुआ, ठीक है, इंक्रीज्ड प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस और डिक्रीज प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये याद रखना, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज्ड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।